वेलकम दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल EZ क्लासेस। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। जो फॉर्मूला डिराइव करके आता है F = ma, हम उसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थ्योरी बिहाइंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ी थी। किस तरह से न्यूटन ने एक एक एग्जाम्पल को सोचा होगा, ऑब्जर्व करा होगा, क्या चीज़ें उनके दिमाग में आई होंगी जिन पे बेस्ड उन्होंने अपनी थ्योरी का बेस बनाया और फिर एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाल के ले आए F = ma। ठीक है, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है और ये लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो लास्ट क्लास में हमने इसकी थ्योरी पढ़ी थी और बहुत मज़ा आया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके ज़रूर से ज़रूर देख के आइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम उसी के आगे बात बढ़ाते हैं और डिराइव करते हैं वो फॉर्मूला F = ma। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस फॉर्मूले के डेरिवेशन में जो जो टर्म्स आने वाले हैं हम उनका थोड़ा सा रिवीजन मोशन चैप्टर से लिंक करते हुए बढ़ते हैं। तो कुछ फॉर्मूले जैसे v इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी आप सब जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो सीधे सीधे एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। बहुत बच्चे बोलते हैं एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। बच्चों ये गलत है, वेलोसिटी अपॉन टाइम बोलना गलत है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन ये सही है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज जो होता है बदलाव, वो हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा फाइनल वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी को v से इंडिकेट किया जाता है, इनिशियल वैल्यू को u से इंडिकेट करा जाता है वेलोसिटी की। ठीक है, तो v - u अपॉन t। ये t कौन सा टाइम है? ये t टाइम है जब बॉडी u वेलोसिटी से v वेलोसिटी पे पहुंच गई। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, जिस टाइम पर इसका मोशन नोटिस करना शुरू करा, मतलब इसका मोशन स्टडी करना शुरू किया हमने, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी u थी और टाइम था 0 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से शुरू करा, थोड़ी देर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v और टाइम बीत गया, कुछ t सेकेंड का टाइम बीत गया। ठीक है, और ये t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जितना टाइम बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक लिया वेलोसिटी को u से v करने में, वो टाइम। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? ये फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज v - u अपॉन t। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। ये t कौन सा है? यहाँ से यहाँ के बीच में जो टाइम लिया, यहाँ से यहाँ के बीच में ये टाइम है। ठीक है, आप इसको t - 0 भी लिख सकते हो तो भी t आएगा। तो एक्सेलरेशन ये हो गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि डेरिवेशन में यूज होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में मोमेंटम। P इज मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम हमने क्या पढ़ा था? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल, आपको लग रहा होगा कि ये सब बहुत ही बच्चों वाली बात है, ये मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूँ जो आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक, बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा था हमसे भी कि यहाँ पे मोमेंटम को न्यूटन ने मास इनटू वेलोसिटी ही क्यों लिया? जब मोमेंटम में मास और वेलोसिटी दोनों का इफेक्ट आ रहा है तो उन्होंने मास प्लस वेलोसिटी क्यों नहीं किया, या फिर मास माइनस वेलोसिटी या मास अपॉन वेलोसिटी क्यों नहीं किया? उन्होंने मास इनटू वेलोसिटी ही क्यों रखा? तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मास और वेलोसिटी ये दो क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो मास, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास 1 किलो सेब है। ठीक है, आप 1 किलो सेब में 2 किलो सेब और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 किलो सेब। बिल्कुल करेक्ट। आपके पास 1 किलो सेब है, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि 1 किलो सेब में आप 5 मिनट ऐड कर दो? नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज टाइम इज डिफरेंट थिंग एंड मास इज डिफरेंट थिंग। इसलिए आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो डिफरेंट चीज़ों का नहीं किया जा सकता। ठीक, उसी तरह से मास एक चीज़ है, वेलोसिटी एक चीज़ है। किसी के भार में किसी की स्पीड को ऐड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस वजह से मोमेंटम को मास प्लस वेलोसिटी या मास माइनस वेलोसिटी नहीं लिखा जा सकता। ठीक, देन मास अपॉन वेलोसिटी क्यों नहीं लिखा गया? मास अपॉन वेलोसिटी इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि मोमेंटम, चाहे मास बढ़ रहा हो तो भी मोमेंटम बढ़ रहा है और वेलोसिटी बढ़ती है तो भी मोमेंटम बढ़ता है। अब ये क्यों बढ़ता है ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। जब मैंने बताया था दो दोस्त आपके टकरा रहे हैं आपसे, दोनों का एक बार मास सेम है, वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है मोमेंटम उसका ज़्यादा है। ठीक,
दो इक्वल वेलोसिटी से आपस से टकरा रहे हैं, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो इस वजह से कोई भी अपॉन में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपॉन में आ गया तो उसके बढ़ने से पूरा फ्रैक्शन घट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ओनली पॉसिबिलिटी इज मल्टीप्लाई, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ये भी बात आप याद रखना, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आगे। देखिए, हमने ये बोला था कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक, इसका कोई मास है m और वेलोसिटी है इसकी u, ठीक। उसके बाद ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक, इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी। अब क्या हुआ, इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगा और अब ये बॉडी, इसकी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो गई v और मास हो गया m। फाइनल वेलोसिटी हो गई v और मास हो गया m। मास m ही है, मास कांस्टेंट, ठीक है। और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपको इस पर बताना है कि कितना फोर्स लगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट क्लास में हमने जहां तक पढ़ा था, हमने ये देखा था कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज depends on the rate of change of momentum of the body। यहां तक हम पहुंचे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो आप देखो, अगर इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम निकाला जाए, तो P इनिशियल कितना हो जाएगा, m इंटू यू, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, P फाइनल m इंटू वी, ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज हमेशा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये P जो है वो स्मॉल p है, आप ध्यान रखिएगा, ये P स्मॉल p है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस m इंटू यू। यह हो जाएगा m कॉमन v माइनस u, क्योंकि m कांस्टेंट हमने ले रखा है, ठीक है। अगर बॉडी ऐसी है जिसका मास कांस्टेंट नहीं है, मास भी चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल रॉकेट जैसे जैसे चलता है तो उसमें से एग्जॉस्ट गैसेस निकल जाते हैं, तो उसका वेट कम होता चला जाता है या उसका मास कम होता चला जाता है, तो वहाँ पर आप कॉमन नहीं ले सकते, वहाँ m1 v1 m2 v2 आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम और ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स जो होता है, यहाँ से ये फॉर्मूला क्या था, जो फोर्स होता है वो डिपेंड्स ऑन चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम। मैं सीधे सीधे पूरा ही लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और टाइम कितना है, t। तो अब अगर आप फोर्स निकाला जाए इसमें, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए, इसके बाद मैं ऊपर चला जा रहा हूँ। तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी है, वो कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है, या टाइम टेकन, या टाइम जो भी आप लिखना चाहो, टाइम टेकन लिख लेते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम हमने कितना निकाला है, m v माइनस यू, और टाइम कितना ले रहा है, t। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए ये थ्योरी पे बेस्ड हम यहाँ तक पहुँचे थे, जहाँ तक न्यूटन साहब पहुँचे थे अपने वर्ल्ड की ऑब्जर्वेशन करके, खूब सारे एग्जाम्पल्स को पढ़ के वो यहाँ तक समझे थे, और उन्होंने ये फॉर्मूले तक डिराइव करा था। अब इस फॉर्मूले को ही हम मैथमेटिकली किस तरह से लेके आ रहे हैं, आप देखो, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, दिस बॉडी, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ये रहा, अब इसी फॉर्मूले में हमने पुट करा चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू ये, ठीक है, और टाइम टेकन को t। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके आगे हम देखते हैं, तो आप ये देखो, जो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था। तो यहाँ से इतना वाला पार्ट अगर आप देखो, तो ये क्या बन रहा है, v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
तो ये बन जाता है m इंटू ए। तो दिस इज द फेमस फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन गेन बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एम वी माइनस यू, या फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, चेंज इन मोमेंटम क्या था, फाइनल, जब भी चेंज आएगा दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो एम वी माइनस यू। अब यहाँ से मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको करवाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हो, फॉर्मूले तक आप पहुँच चुके हो, यहाँ तक आप समझ गए होगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको ध्यान देना है, सपोज कर लीजिए ये बॉडी की इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। देखो कुछ भी बोर्ड में मत समझो, सब चीज़ अपने दिमाग में एक वीडियो की तरह अपने सामने ऑब्जर्व करो और चेक करो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है कि गलत है, ठीक है। आप जब ये करते हो कि आप टीचर को चेक करते हो कि टीचर सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आप खुद बहुत इन्वॉल्व रहते हो उस पढ़ाई में और आपको खुद बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा अपना माइंड फ्रेम बनाओ कि जो टीचर बोल रहा है सिर्फ वही सुनते चले जाओ, टीचर जैसा जैसा बोल रहा है आप हाँ हाँ करते चले जाओ, चाहे स्कूल में, चाहे कोचिंग में, चाहे यहाँ, ठीक, तो आपको खुद समझ में काफ़ी कम आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, खुद इन्वॉल्व हो, देखो कि जो टीचर लिख रहे हैं क्या वो सच में सही लिख रहे हैं, ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी पढ़ाई करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन आप खुद देखो, जैसे यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, उसका मास है m और वो उस डायरेक्शन में चल रही है u वेलोसिटी से, ये उसकी इनिशियल कंडीशन, समझ में आ गया। एक बॉल है जिसका मास है m और वो इस डायरेक्शन में चल रही है u वेलोसिटी से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फोर्स, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी ना, अगर मैं फोर्स इसके पीछे से इसको ऐसे हिट करूं, इसको ऐसे हिट करूं, मतलब उसके मोशन की डायरेक्शन में उसको हिट करूं, समझ गए ना, फोर्स भी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो अगर, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से v, उस केस में अगर मेरा फोर्स इधर लगा, अगर मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगा बॉल पर, तो उसकी वेलोसिटी अब जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं, ज़्यादा हो जाएगी। तो v वुड बी ग्रेटर दैन u। अगर v ग्रेटर है तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम पी आई कितना था, m इंटू यू। ये सब स्मॉल p है, आप ध्यान रखना, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, तो अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, बिकॉज मास दोनों में इक्वल, लेकिन v बड़ा है u से, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम बड़ा नंबर आएगा और इनिशियल मोमेंटम छोटा नंबर आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम बड़ा था और इनिशियल मोमेंटम छोटा था, तो जब आप चेंज निकालोगे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालोगे, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ग्रेटर दैन 0। या आप यहाँ से भी देख लो तो v माइनस यू एक पॉजिटिव नंबर आएगा, बिकॉज v इज ग्रेटर देन यू। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाया जा सकता है, ठीक है, बट छोटे नंबर में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो v माइनस यू, तो ये पॉजिटिव नंबर। मास तो हमेशा एक नंबर होता है, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg। आप ऐसे तो नहीं बोलते हो कि -2 kg शेप दे दो, गलत है, सिर्फ पॉजिटिव ही नंबर होता है। तो मास हमेशा पॉजिटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, आप ऐसे तो नहीं बोलते -2 सेकेंड लगे, ठीक, टाइम हमेशा पॉजिटिव। यहाँ से v माइनस यू भी पॉजिटिव, तो जब आप सॉल्व करोगे तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी, फोर्स पॉजिटिव। देखो बच्चों, ये एक केस था, ठीक। अभी दूसरा केस में बताऊंगा तो उसमें फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, तो उसका क्या मतलब होगा आप ये समझना, ठीक। दूसरा केस देखो, वही बॉल है, ठीक है, जो u वेलोसिटी से इधर जा रही है, जो u वेलोसिटी से इधर जा रही है, मास m। इस बार मैं क्या करता हूँ, उसके डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगाता हूँ। वो इधर जाना चाहती है लेकिन मैं उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ उसको, ठीक है। बॉल को उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाया मैंने, तो क्या होगा, बॉल की स्पीड घट जाएगी, अब वो धीरे स्पीड से जाएगी उस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैंने फोर्स इतना नहीं लगा दिया कि उसने डायरेक्शन ही बदल दी, ठीक है, तो अब वो अपनी डायरेक्शन को
मेंटेन रखेगी बट स्पीड उसकी घट जाएगी। तो जब स्पीड घट जाएगी तो फाइनल मोमेंटम कम हो जाएगा, मतलब v कम हो जाएगा, u बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कब? जब फोर्स की डायरेक्शन ये लगी। ठीक है, दिस इज सेकेंड केस। जब फोर्स की डायरेक्शन ये लगी तो उसकी स्पीड घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी तो u बड़ा हो जाएगा और v छोटा हो जाएगा। जब ये हो जाएगा केस तो फाइनल मोमेंटम छोटा हो जाएगा और इनिशियल मोमेंटम बड़ा हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम बड़ा, फाइनल मोमेंटम छोटा, तो चेंज इन मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो v छोटा हो जाएगा, u बड़ा हो जाएगा, तो ये v माइनस यू वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। मास हमेशा पॉजिटिव, टाइम हमेशा पॉजिटिव, लेकिन v माइनस यू नेगेटिव हो गया। ओवरऑल ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आता है और फिर पॉजिटिव से डिवाइड करो तो भी नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू जो आप निकालोगे वो नेगेटिव आएगी। अब इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मैं वो आपको वो भी बताता हूँ। बच्चों, लास्ट चैप्टर जब हम मोशन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बट डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक लेक्चर ले रखा है, आप हमारा वीडियो ज़रूर देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ में ये फ़र्क होता है, स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ नंबर होता है, जैसे 1 kg, 2 kg, 3 kg एक नंबर, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास नंबर भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक, डायरेक्शन भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल से अपने घर की पोजीशन बताओ तो आप बोलोगे मेरा घर मेरे स्कूल से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। समझ गए ना? तो आपने क्या बताया, अपनी स्कूल से अपने घर की पोजीशन बताई। पोजीशन मीन्स डिस्प्लेसमेंट बताया अपने स्कूल का अपने घर से। ठीक, तो आपने डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड भी बताया। लेकिन अगर आप सिर्फ डिस्टेंस बताओ तो आप बोलोगे मेरा घर मेरे स्कूल से 2 किलोमीटर दूर है, काम खत्म, डिस्टेंस बताया सिर्फ। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को बताने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए। तो फिजिक्स में डायरेक्शन या तो आप हर बार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बोलो, ठीक, या फिर जैसे हम क्या करते हैं फिजिक्स में, हम एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लें तो हम दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं +2 मीटर्स चला तो इसका मतलब +2 मीटर्स, और अगर मैं -2 मीटर चला तो इसका मतलब -2, उसी डायरेक्शन में पीछे की ओर चला गया। ठीक है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन से पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं -2 किलोमीटर चला, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो उसके उल्टी तरफ मैं चला 2 किलोमीटर। ये नहीं कि -2 मैं चला हूँ अभी भी 2 ही किलोमीटर, बट डायरेक्शन मैंने पलट दिया। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है, सिर्फ डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो इधर को वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -2 किलोमीटर पर आ। ठीक है, उसी तरह हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। और अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, देखो एग्जाम्पल ही दो, देखो जब हमने बॉल यहाँ पर थी, जब हमने बॉल की जो मोशन की डायरेक्शन थी, बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी ना, तो ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव लिया। जब हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ठीक है, उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, तब हमारा फोर्स कितना आ रहा था, वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी फर्स्ट केस में। ठीक, तो मतलब इस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी थी बॉल की इनिशियली, और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर ही फोर्स लगाया। सेकेंड केस में हमने क्या करा, हमारी बॉल की डायरेक्शन तो ये थी, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, बट हमने फोर्स किधर लगाया, इधर की ओर फोर्स लगाया, और इसलिए जब आप कैलकुलेट करते हो आपका आंसर नेगेटिव में आता है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आंसर नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने फोर्स लगाया बट उल्टी डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ये इंडिकेट करता है अगर यहाँ नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन खत्म होता है, हम F = ma फॉर्मूले तक पहुँच जाते हैं, और इसका हमने इंटरप्रिटेशन भी कर लिया कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर में हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ा ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हम अब सारे कंसेप्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब बस ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, कुछ क्वेश्चंस करने की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं NCERT बुक के, जो इस टॉपिक पे बेस्ड है।
तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आपके कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन आप हमें भेज सकते हो। हमारा email ID है easyclasses@gmail.com। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।